कि आसुरी व्यवस्था में हम्म हम कितनी भी पार्टी बना लें, कितने समाज सेवी संगठन बना लें, हम्म। हमारा इम्पैक्ट बहुत लोकलाइज्ड रहेगा, विद द बेस्ट ऑफ द एनर्जी, विद द बेस्ट ऑफ द इंटेंशन एंड विद द बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज वी आर पुटिंग। तो सही बात कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप, 100% सही है। ठीक है ना? तो हाँ। यदि हमें इस आसुरी शक्ति को पराजित करना है तो हम्म। इसका हमें वेदों से ज्ञान लेना चाहिए। हाँ। और वेदों का ज्ञान ये कहता है कि असुरों को पराजित करने के लिए आपको तपस्या करना पड़ेगी, और वो तपस्या जो है के माध्यम से आपको अस्त्र शस्त्र, देवी अस्त्र शस्त्र और वरदान प्राप्त करना होंगे, और इन अस्त्र शस्त्र और वरदानों से सुसज्जित होकर आप आसुरी शक्तियों को पराजित कर पाएंगे। कोशिश तो वही है। अब ये समझना पड़ेगा कि तपस्या क्या है। तो जो हमने एनर्जी मॉडल निकाला है वही तपस्या है कि हर किसी व्यक्ति को जागृत करो, एनर्जाइज करो और अपने में जोड़ लो, और हम संयुक्त शक्ति से इनको हरा पाएंगे। तो मैंने आज से ही प्रण ले लिया है कि रोज मैं 10 से 20 लोगों को भेजूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है इसमें। फिर क्या करना है? आप भेजना तो 100 लोगों को भेज दीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो हाँ भेजने हाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ 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 लेकिन आप 3 हमने इसमें संकल्प रखे हैं। हाँ। पहला संकल्प है कि 10 लोगों को जोड़ना है 9 दिन तक, मात्र 9 दिन तक, राइट? अच्छा, ठीक है। दिस इज द संकल्प 1। हाँ यदि ये संकल्प किसी कारण से हमारा एनर्जी लेवल उतना अच्छा नहीं है, हाँ। तो एक दूसरा संकल्प जो कि इससे बहुत आसान रखा गया है वो है कि आपको मात्र एक व्यक्ति को एक दिन जोड़ना है हम्म। और 90 दिन तक जोड़ना है, मतलब अच्छा। 3 महीने तक जोड़ना है, राइट? हाँ अब हाँ। यदि एज्यूम करिए कि हमारी एनर्जी लेवल उससे भी कमजोर है, राइट? तो हम्म। फिर हमको हर अल्टरनेट डे एक आदमी जोड़ना है, और वो 180 दिन तक करना है। तो इन 3 संकल्पों में से जो संकल्प आपको आसान लगता है उस संकल्प से जुड़ जाइए। यानी एक बंदे को पकड़े तो उसको 180 दिन रिमाइंड करते रहे, ऐसा? नहीं नहीं नहीं, इसका मैं तरीका बताता हूँ। हाँ इसमें लोगों को जोड़ना है, और जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, हाँ जी। यही एनर्जी का फ्लो है। हाँ मतलब हाँ। ये जैसे और कोई एनर्जी नहीं, यही एनर्जी है जो सकारात्मक बातचीत से सकारात्मक विचार पैदा करना ही ऊर्जाकृत करना है, राइट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब उस ऊर्जा से हम जब ऊर्जाकृत हो जाएंगे तो हमारे अंदर एक चुंबकीय शक्ति अपने आप पैदा हो जाएगी, राइट? हाँ जी हाँ जी। उस चुंबकीय शक्ति से जो आप अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों से बातचीत करेंगे तो उनमें से जो लोहा होंगे वो बहुत कम एनर्जी में ऊर्जाकृत होके आगे उनको हम संकल्पित करते हैं। जैसे हमने ये 3 संकल्प आपको समझाए हैं, हाँ। ऐसे ही 3 संकल्प आप उनको समझाना है, और जो एक संकल्प उनको अच्छा लग रहा है उसका उन्हें संकल्प लेना है, हाँ, कि हमें राइट? ये काम करना है। हाँ, मतलब ये संकल्प लेना है, राइट? अब हम्म। आपके प्रभाव क्षेत्र में केवल ऊर्जावान लोहा नहीं है, राइट? हम्म। लोहा होगा तो वो ऊर्जाकृत होकर चुंबकीय गुण हासिल कर लेगा, लेकिन यही स्थिति पत्थर की नहीं होगी, राइट? पत्थर को क्या आप ऊर्जाकृत कर पाएंगे? ना ना नहीं, ना नहीं नहीं। कर पाएंगे। तो हमारे प्रभाव क्षेत्र में बहुत सारे पत्थर हैं। इन हाँ, सही पत्थरों बात को है। मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया है, ठीक है ना? हाँ हाँ तो हाँ। हमने इसे 2 कैटेगरी में बांटा है। अच्छा। हाँ, तो पहली कैटेगरी है वो ये कह रही है कि ये वो पत्थर हैं जो आज की व्यवस्था से लाभ ग्रहण कर रहे हैं, राइट? मतलब वो इस व्यवस्था में पूरी तरह से लिप्त हो गए हैं। वो जो है इन दुष्ट राजनेताओं की सेवा करके उनसे उनका मोदी वरदान भक्त बन प्राप्त गए हैं। करके उनसे लाभ प्राप्त कर रहे हैं, हाँ हाँ राइट? ये हाँ जो है भ्रष्टाचार की गंगा में भी सम्मिलित हैं। तो या तो हाँ। सीधे या डायरेक्टली या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्टली हाँ, वो राइट। वर्तमान व्यवस्था से भर भर के लाभ ले रहे हैं। हाँ तो हाँ, ये पत्थर जो ऊपर से है, गाली दे रहे हैं। हाँ, नहीं, इस व्यवस्था में सबसे बड़ी बात यह है कि वो चूंकि इस व्यवस्था से सीधे लाभ ले रहे हैं, लिहाजा इस व्यवस्था को बदलने में उनकी कोई रुचि नहीं है, हाँ राइट? क्योंकि वो लाभान्वित हो रहे हैं। हाँ। तो हमारे लिए वो पत्थर तुल्य हैं। तो ये पत्थर तो कैटेगरी सही। 1 हो गई है, राइट? सही, हाँ हाँ, बिल्कुल एक सही कहा। दूसरी कैटेगरी है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं
जिनकी इस व्यवस्था से इतने खट्टे और कड़वे अनुभव हैं कि उन्हें लगता है कि ये चेंज नहीं हो सकती। धोखेबाज जो राजनेता हैं ये षड्यंत्रकारी ढंग से गंदे लोगों को टिकट बांट रहे हैं, गंदे लोगों को षड्यंत्र पूर्वक जिता रहे हैं, राइट। और जिनको हम जिता रहे हैं वो हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं और उनको लगता है कि ये सब ड्रामा नाटक है, ना हमारा ना हमारे रिश्तेदार सुन रहे हैं, ना हमारे परिवार वाले सुन रहे हैं, ना हमें व्यवस्था सुन रही है, ना कोर्ट सुन रही है। तो वो जो है प्रभु शरण में चले गए हैं या निष्क्रिय होकर पत्थर हो गए। सही बात, राइट। अब इन पत्थरों से यदि आप सिर टकराएंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। सही कहा। तो जैसे ही आपने महसूस किया जिससे आप बात कर रहे हैं ये पत्थर एक कैटेगरी का है या दो कैटेगरी का है, तत्काल उसको जो है ना वार्तालाप को वहीं समाप्त करना है। सही कहा, ठीक है ना, सो दैट अपनी एनर्जी को बचाना है, राइट। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं जो ये पत्थर कैटेगरी 1 और 2 है, जब चारों तरफ से ऊर्जा फैल जाएगी तो ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए ये ऊर्जाकृत होके महा ऊर्जा केंद्र बन जाएंगे। सही क्योंकि ये इनकी प्रवृत्ति है, राइट। तो इस तरीके से हमें लोगों को जोड़ना है और हर वर्ग के लोगों को जोड़ना है, राइट। डिफरेंस नहीं करना तो उसमें हमें चुंबक ढूंढना है, पत्थर नहीं ढूंढना। करेक्ट। नहीं, लेकिन जब आप बातचीत करेंगे तब तो मालूम पड़ेगा ना, मालूम पड़ेगा चुंबक। अच्छा, दूसरी बात है कि वो चूंकि आप गलत बात नहीं कह रहे हैं और आपसे वो वर्षों से जुड़ा है, तो उसकी इतनी औकात या हिम्मत नहीं है कि वो आपसे असहमति जाहिर करे। तो वो बिल्कुल असहमति जाहिर नहीं करेगा, लेकिन वो संकल्प का जो है ना 0% काम करेगा, राइट। तो वो अकेला भी जुड़ जाता है तो पड़ा रहे, अपनी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है। यदि वो नहीं भी जोड़े, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहने के बाद जुड़ेंगे भी नहीं, तो दो तरीके के लोग हो जाएंगे उनमें। एक तो ये है कि जो शर्म के आंसू निभाने के लिए चूंकि इतने वर्षों से आपसे जुड़े हुए हैं, तो वो उस ऐप के माध्यम से आपको जुड़ जाएंगे, लेकिन फिर जो उनको संकल्प के हिसाब से काम करना चाहिए वो बिल्कुल नहीं करेंगे, राइट। तो यदि जो जुड़ गया है उसको तो याद दिलाने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यदि जो जुड़ा भी नहीं है, मेरा मानना है कि उसको तो जो है अपन किनारे लगाएं, ठीक है ना। मतलब उसको उसके भाग्य पर छोड़ दें, ठीक है ना। तो उससे फिर बार बार जो है ना एनर्जी लगाने से मतलब नहीं है। उतनी एनर्जी यदि हम लोहे पे खर्च करेंगे, और ये बच्चे हैं, देखो जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं जिनके पास समय काटने के लिए नहीं मिल रहा है, वो इस अभियान को बहुत जोर से आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस अभियान में ना तो उन्हें कहीं किसी को पैसे देना है, ना ही उन्हें अपनी दहलीज से बाहर जाना है, राइट। ना ही उन्हें कोई बैठे कुछ कर सकते हैं बड़े लोग, और ना ही उन्हें कोई चक्का जाम करना है, ना उन्हें कोई जुलूस निकालना है, ना किसी से मिलने जाना है, ना किसी को अर्जी देना है, राइट। तो सामने वाले का वो यदि हमारी बात पसंद नहीं भी आ रही है और वो हमारे बढ़ते हुए स्वरूप से परेशान भी है, तो भी वो आपको हानि पहुंचाने की स्थिति में नहीं है, राइट। क्योंकि वो जैसे मान लो अन्ना हजारे के केस में पहले तो मंत्री सब जाते रहे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि अब हो गया, अब सालों को निपटाना है, तो उन्होंने ऐसे डंडे चलाए, पुलिस से चलवाए कि बाबा रामदेव भी जो है लेडीज ड्रेस में सलवार कमीज पहन के भागे, सलवार कुर्ता पहन के भागे थे कि नहीं भागे थे। तो मेरा ये कहना है, मिलेंगे तो कारण बताएंगे उसका। तो मैंने कारण से मतलब नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब है कि जब ये दुष्ट आश्रय शक्तियों का जो है ना मकसद पूरा नहीं होगा, तो ये हानि पहुंचाने में आगे आ सकते हैं। लेकिन हमारे जो है अभियान में हमने जो मॉडल चुना है उसमें वो हमें हानि पहुंचाने की स्थिति नहीं रखते। कैसे करेंगे, हम बाहर ही नहीं आ रहे हैं, हम तो अपने घर के अंदर हैं, राइट। और हम जो है जो भी जब हम गर्जना भी करेंगे तो घर में ही थाली बजा के करेंगे। सही बात है, सही है, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, दूसरी बात है कि हम जो है जो अभी फोन पे बात करके ऊर्जाकृत कर रहे हैं, उसी एनर्जी को हम सिंबलाइज करेंगे दीपक जला के, राइट। और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम तुमको जो है ना उन तथ्यों से रूबरू करेंगे, और वो वीडियो बना के भी मैथिली संगीत भेजेंगे, तो उसे चलाएंगे। तो
ये हमारा हमें क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, इनकी क्या औकात है हमारे को नुकसान पहुंचाने की? एग्जिस्टिंग में है ही नहीं, वो तो अभी उसमें ही है, अंडरग्राउंड है, काम कर रहा है। करेक्ट करेक्ट, मतलब अंडरग्राउंड नहीं है, लेकिन हम अपने ग्रुप में जहाँ हैं वहाँ कर रहे हैं। और इसके बाद जो है इस संयुक्त ऊर्जा से हम इनको बहुत आसानी से पराजित कर सकते हैं। देखिए, पहले ये टिकट किनको दे रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये टिकट दे रहे हैं, जो ज्यादा पैसा दे दे उसको टिकट दे देते हैं, ठीक है ना। तो यदि आपने 100 करोड़ दिए और मैंने कहा मैं 125 करोड़ दूंगा तो आपका टिकट कटना है और मुझे मिलना है, ठीक है ना। नंबर 1 नीलामी हो गई ना। हाँ, वो नीलामी है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा जो है ये अपने नेताओं के आकाओं के बच्चों को देते हैं, राइट। तो उसमें अपन नहीं आएंगे, ठीक है ना। तीसरी कैटेगरी में जो है ना ये जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को देते हैं। तो आप कहेंगे भाई अयोग्य लोगों को क्यों देते हैं? तो जाति और धर्म के आधार पर जीतने की संभावना तो हो, लेकिन साथ में अयोग्य होने की भी जो है ना आपको पास यदि एलिजिबिलिटी है तभी टिकट आपको मिलेगा। अब आप ये कहेंगे कि नहीं साहब ये अयोग्य लोगों को ही क्यों टिकट देते हैं, पूछना मेरे ख्याल से जानना आप लोगों के लिए। बहस नहीं कर सकता, कुछ आगे नहीं बढ़ सकता। करेक्ट, क्योंकि वो आगे चल के वो देखो, जैसे मालूम मैं हूँ और मैं अपने से योग्य लोगों को जोड़ लूंगा तो फिर वो मुझे कल चुनौती देंगे ना। तो वो हम ऐसा रिस्क क्यों लें? सही बात है, ठीक है ना। तो इसलिए अयोग्य लोगों को देते हैं। और अब एक चीज और सोचो आप, धोखे से यदि कोई योग्य व्यक्ति को टिकट मिल गया तो हम उसको जितने जल्दी हाशिए पे ले जाना चाहेंगे कि वो साला हाशिए पे पहुंच जाए, चाहे फिर वो जो है लाल कृष्ण आडवाणी ही क्यों ना हो, मुरली मनोहर जोशी ही क्यों ना हो, रणजीत सिन्हा ही क्यों ना हो, उनको हम जितना जल्दी कोशिश करेंगे कि वो किनारे लग जाए, राइट। करेंगे। हाँ, जैसे मान लो सेशन जी हैं तो उन्होंने अच्छा काम किया तो उनको बहुत जल्दी किनारे लगा दिया गया, किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया प्रेसिडेंट बनने के लिए। क्योंकि योग्य व्यक्तियों की जरूरत इनको नहीं है ना, इन्हें तो शुद्ध चाटकारों की जरूरत है। तो तीसरे पॉइंट से आप सहमत हैं क्या कि ये जाति और धर्म के आधार पर जीतने की क्षमता रखने वाले अयोग्य लोगों को खोज के टिकट देते हैं? सही कह रहा। अच्छा, अब चौथा जो है, जो दूसरी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने खूब जोर से सत्ता भोगा है, अब उनको ये चीज समझ में आ गई है कि आगे हमारी दाल गलने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो उस चीज से बचने के लिए वो अपनी पार्टी बदलते हैं, राइट। तो ये लोग विचारधारा का कोई मेल ना होने के बावजूद भी, क्योंकि उनके साथ कुछ वोट बैंक जुड़ा हुआ है, क्योंकि इतने साल की उनकी मेहनत है, तो उनको जो है बुलाते हैं, मंच पे बिठाते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं, टिकट भी देते हैं और मंत्री पद भी देते हैं। क्या सहमत हैं आप इस बात से? सही है, वो तो दिख रहा है। अच्छा, ठीक है। अब पांचवा जो जिन लोगों को टिकट देते हैं वो भी समझने की बहुत जरूरत है। वो क्या है कि ये उन लोगों को टिकट देते हैं जो अपराधी हो और जाति और धर्म का तड़का लगा हुआ हो तो और अच्छा है। अच्छा, अपराधियों से कभी भी अंदर कर सकते हैं, कभी भी अंदर कर सकते हैं उनको। करेक्ट। तो आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा है कि इसलिए और भी ज्यादा ये जरूरी है, क्योंकि वो भयग्रस्त रहेंगे, उन्हें कभी भी ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो वो बाहुबल भी लाएंगे, धनबल भी लाएंगे और डरे हुए रहेंगे और ज्यादा पंगे लेने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उनको कभी भी जो है ना उनके पीछे कुत्तों को दौड़ाया जा सकता है, उन्हें काबू में किया जा सकता है। तो इस तरीके के 5 तरीके के लोगों को ये टिकट देते हैं। तो मिस्टर बंसल, आप मुझे बताइए किस हद तक आप हमारी इस विवेचना से सहमत है? 100 मैं तो 99% हो गया था। ये तो अपन चिंतन करते रहते थे। तो आपने तो पूरी डिटेल में खोल दिया। अच्छा, अब ये दुष्ट लोगों को, इन 5 कैटेगरी के लोगों को टिकट बांट रहे हैं। फिर ये जीत कैसे रहे हैं, जरा मुझे लगता है कि इस पे भी थोड़ा सा विवेचन करने की जरूरत है। और फिर मैं आपकी सहमति भी चाहूंगा कि मेरी एनालिसिस ठीक है कि नहीं है, और आप उसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे या कुछ चीज से असहमत हैं तो उसको बदलना चाहेंगे क्या। तो मैंने ये देखा है
कि ये लोग जो है, इन सब लोगों ने एक अपनी आईटी सेल खोल ली है, राइट। और उस आईटी सेल का जो मकसद है वो है कि अपनी बात आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करके अपना महिमा मंडन करो। तो जो हमने अच्छी स्कीम बना दी है जिसका धेले भर का लाभ जो है ना किसी को नहीं मिल रहा है, लेकिन जो है ना उनको महिमा मंडित करो, ठीक है ना। पब्लिसिटी मीडिया, पब्लिसिटी मीडिया, हेलो, पब्लिसिटी मीडिया द्वारा, करेक्ट 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 करेक्ट। तो वो जो है ना उसके वो वीडियोस बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, फर्स्ट क्लास से वो निकालेंगे। तो इस तरीके से वो कहा जाए तो आईटी सेल अपना गुणगान करने के लिए, महिमा मंडन करने के लिए एक टीम हो गई है, जो भाड़ कहते हैं ना, ये आईटी सेल भाड़ से ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। भाड़ थे तो पहले जो पब्लिसिटी करते थे, राइट, करेक्ट, जो ऐसो गान करते थे राजाओं महाराजाओं के, राइट। चाहे साले वो अय्यास बने रहे, चाहे मत्ता बदमाश मक्कार बन रहे, लेकिन भाड़ों का काम है कि उनका ऐसो गान करो, ठीक है ना। अच्छा, ये दूसरा काम भी करते हैं ये आईटी सेल वाले। ये दूसरों के जो है कहीं से कोई एक्सट्रैक्ट मिल जाए जो कि वहां से काट के आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट उसे मिस इंटरप्रेट करके उसको डिफेम करने के लिए यूज करेंगे, राइट। तो अपनी लाइन बड़ी कर दी फर्जी तरीके से और दूसरे की लाइन फर्जी तरीके से छोटी कर दी, ठीक है ना। फिर आईटी सेल का तीसरा काम भी है, वो जो है सर्च करती रहती है कि सोशल मीडिया में अपनी मेहनत से ऐसे कितने लोग हैं जिनकी व्यूअरशिप जो है ना लाखों में पहुंच गई है। फिर उनसे कांटेक्ट करते हैं और उन्हें अपने पे रोल पे लेके अपना उनका दल्ला बना देते हैं उनको कि तुम साले जो है तुमने जो मेहनत की है, अब जो तुम उसका लाभ लो, लेकिन गुणगान हमारे करो। तो आप बात देखिए कि सोशल मीडिया में भी लॉलीपॉप दे दिया। हाँ, नहीं, सोशल मीडिया में आप देखेंगे कि किसी न किसी का पट्टा लगा के लोग जो है ना अपना काम कर रहे हैं। और आप उनको बारीकी से सुनेंगे तो आप आसानी से लग जाएंगे कि किनके दल्ले बन गए हैं, किनके पेड सर्वेंट हैं, राइट। तो ये अपन ने अभी आईटी के 3 काम बताए। अब अपन चलते हैं जिसमें सोशल मीडिया भी कवर हो गया है। फिर ये लोग जो है कहना चाहिए कि पेड न्यूज छपवाते हैं, होर्डिंग लगवाते हैं, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी और प्रिंट मीडिया में भी। तो उसमें लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो आप जो है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इन सब की जो है चुनाव के समय आय देखिए, देखने लायक बनती है, राइट। तो वो इनको धन कमाने की अपॉर्चुनिटी है और इनको वोट कमाने की अपॉर्चुनिटी है। एक बार वोट मिल गया तो फिर धन तो हम कमा ही लेंगे, ठीक है ना। अब दादागिरी से गुस्से प्रेशर से नहीं, वो भी अपन बात करेंगे, अपन उसको खोलेंगे, उसको छोड़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब एक नया सिस्टम आ गया है। देखिए, आपके समय में, आप तो इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं, आपके समय में डिमांड एंड सप्लाई का जो सिस्टम रहता था उसमें डिमांड को कैलकुलेट करते थे, सेल को कैलकुलेट करते थे एक्स्ट्रापोलेट करके। आपने देखा ना, जैसे मान लो ये इतनी है तो उसी को एक्सटेंड करके, जिसको एक्स्ट्रापोलेशन वर्ड को अपन यूज करते थे कि हम कैलकुलेट करते थे कि एक्स्ट्रापोलेट करके। लेकिन आज के इनोवेटिव उसमें क्या आ गया है कि हम एंटीसिपेट करते हैं कि ये प्रोडक्ट आपकी जो है ना आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा, तो हम पहले प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर आपको एहसास दिलाते हैं कि यू नीड इट, राइट। ये मोबाइल के ये फीचर्स हैं, इसका ये कैमरा बहुत अच्छा है, इसका वो बहुत अच्छा है, यू नीड इट, राइट। तो इस तरीके से आपको जो है मार्केटिंग करके हम आपको उसकी आवश्यकता महसूस कराते थे, राइट। इन राजनेताओं ने सर्वे कराने का जो सिस्टम है वो इसी कंसेप्ट पे लिया कि उसके आधार पे एक अपना वो बना दिया टारगेट कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और फिर उसका खूब एडवर्टाइजमेंट करके, मार्केटिंग करके उस सर्वे को ग्राउंड में रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। और फिर सर्वे लेने वाले को क्रेडिट भी दे दी कि अरे वाह क्या एग्जैक्ट सर्वे किया है, जबकि देखा जाए तो ये पूरा ड्रामाबाजी है, ठीक है ना। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट जो है ये लोग क्या करते हैं पैसे देके भीड़ इकट्ठी करते हैं अपने आकाओं के आम सभाओं में, और उनको 500 रुपए पर डे देते हैं, लंच डिनर की व्यवस्था करते हैं और गाड़ी की व्यवस्था करते हैं। तो जो भीड़ ना वहां की वोटर होती है, एक हवा बनाते हैं कि हम पॉपुलर हैं, हम ही जीतने वाले हैं, ठीक है ना। यूपी में देखा है।
हाँ नहीं, अभी अपन चर्चा करेंगे कि फिर इनमें से किसमें आप सहमत हैं किसमें नहीं है। अभी तो मैं सिर्फ जो है ना लिस्ट कर रहा हूँ, फिर देन आपके व्यूज जानूंगा कि इसमें कहाँ कहाँ तक आप सहमत हैं, कहाँ कहाँ तक सहमत नहीं है। फिर जो है ये लोग आपको गरीब रख करे और दारूखोर बना कर, यही कारण है कि दारू की जो है ना कलारियां सब जगह पहुंच गई। कहने के लिए तो ये कहते हैं, मोहल्ले मोहल्ले में पहुंच रही है। मैं वही कह रहा हूँ, कहने को तो ये कहते हैं कि रेवेन्यू के लिए कह रहे हैं, लेकिन सच में इनका ध्येय रेवेन्यू तो एक छोटा सा वो मकसद पूरा करता है, उससे ज्यादा जो मकसद पूरा करता है कि आप दारूखोर हो जाएंगे तो आपको दारू की बोतल पे जो है ना आपके वोट को खरीदा जा सकेगा। तो आपको गरीब बना के रखना जरूरी है और आपको दारूखोर बना के जरूरी है। तो आपको हम जो है पैसे बांट कर, फ्री भी बांट कर और दारू बांट के आपके वोट को ले सकते हैं। तो ये नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हो गई है। फिर उसके आगे की स्ट्रेटेजी है कि लोगों को जाति और धर्म के आधार पर बांट के, मूर्ख बना के, उन्हें अपने वोट बैंक में कन्वर्ट करके एन केन प्रकारेण जो है वो आपके वोट बटोरना चाहते। अब देखो, जैसे अपन कहें कि आज की जो सत्ता है वो अपने आप को हिंदुओं का हितैषी कहती है, कहती है। तो आप बताओ, जो संविधान का फंडामेंटल राइट को वायलेशन करके तुष्टीकरण के नीति के तहत संविधान की व्यवस्था के विपरीत जो नियम कानून बनाए गए हैं, जिसमें धेले बल का पैसा खर्च नहीं होना है, आज आप कंप्लीट मेजॉरिटी में बैठे हुए हैं, आप उन्हें रिपील क्यों नहीं कर रहे हैं? वही तो हमारा कहना है इनको। नहीं तो फिर आप नहीं, फिर इसका मतलब है आपका हिंदुत्व प्रेम, राष्ट्र प्रेम छदम है ना फिर। हाँ, वो तो जो है ना कहने के लिए है, कथनी और करनी में फर्क हो गया ना। अदरवाइज ये बताइए, अंग्रेजों ने एक वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया, राइट, और उसको जो है ना वो मुस्लिम और उनको बांटना था, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाना था, राइट। तो ये एक्ट जो है वो प्री इंडिपेंडेंस में बनाया गया। इन कांग्रेसियों ने उस एक्ट में इतना जो है ना तुष्टीकरण किया, वो तो संविधान की व्यवस्था लगने के बाद किया। तो कायदे से यदि इफ यू कांट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, ये एक्ट कैसे सरवाइव कर रहे हैं? इन एक्ट को निरस्त होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए, आप जो है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री कैसे बना सकते हैं, माइनॉरिटी कमीशन कैसे बना सकते हैं? अच्छा, ये बताइए, आप यदि हिंदुओं के हितैषी हैं तो एक बैसाखियों पे चलने वाली कॉलिशन गवर्नमेंट मिस्टर नरसिम्हा राव की, राइट, वो एक घृणित कानून बनाती है, वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 का, राइट। और उसके पीछे मकसद ये रहता है कि हिंदू तुम साले गुलाम हो और तुम तो हमारे खरीदे हुए वोट बैंक हो, हम तुमको जो है ना तुम लाते खाने लायक हो, और तुम्हारी तो इतनी औकात भी नहीं है कि न्यायालय से न्याय की भीख मांग सको। तो उसका सेक्शन 4 कहता है कि नो और कोर्ट्स आर बार्ड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस, राइट। फिर दूसरा जो है ना उसमें जो नोट लगाया गया है, उसमें कहा गया है कि राम जन्मभूमि को छोड़कर यदि कोई मुकदमा कायम भी है तो 15 अगस्त 1947 के लिए वह स्थान जिस चीज के लिए यूज हो रहा था उसी का वो माना जाएगा, उसके उसमें स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस सिद्धांत के तहत जो पेंडिंग केसेस हैं उनको भी निपटा दिया जाए। यही कारण है कि ज्ञानवापी में वो कह रहे हैं कि आपका सर्वे करना ही बेकार है। भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन है कि ये मस्जिद थी 15 अगस्त 1947 को? तो फिर सर्वे किस बात का कर रहे हो आप? क्यों कर रहे हो? मुस्लिम्स आर वेरी राइट, यदि ये कानून एग्जिस्ट कर रहा है तो यू हैव नो राइट। भाई देखिए, आप उसके पहले वो हिंदू का था ये थोड़ी कहा जा रहा है। कट ऑफ डेट है 15 अगस्त 1947, राइट। जिस कंडीशन में था उसको माना जाएगा। तो यदि उसके पहले वो हिंदू का मंदिर रहा है तो बना रहे। तो यदि आप ज्ञानदीपी जैसा, यदि आपको ये लगता है कि वहाँ शंकर बाबा बैठे हैं और वो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, तो फिर हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सबसे पहले इस एक्ट को रिपील कर दें, राइट। फिर कोई आपको बाधा नहीं आएगी, राइट। तो ये जो एक कॉलिशन बैसाखी वाली सरकार ने बनाई है, ये हिंदुत्व का ठेके लेने वाले, ये इनके मुंह से साला एक शब्द नहीं निकलता है कि मैं इसे रिपील कर दूंगा। क्योंकि मैं इसे देखता हूं कि देखो, मुस्लिम भाइयों को भी जो आक्रमणकारी हैं, आताताई हैं,
जिन्होंने इनको इनके बाप दादाओं को धर्म बदलने के लिए मजबूर किया, ये अपने आप को उन आक्रमणकारियों और आतताइयों से क्यों आइडेंटिफाई करना चाहिए? इनका डीएनए तो जो है ना हमारा भारतीयों का ही है। हाँ। तो ये तो जो है ना बलपूर्वक इनका धर्म परिवर्तन हुआ था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम वापस जो है ना हिंदू फोल्ड में आ जाओ, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप जिस अपनी श्रद्धा, अपने कॉन्शियस, अपने सोच, अपने ज्ञान, अपने उसके हिसाब से जिस धर्म को भी मानना चाहो उसको आप मानने के लिए भी स्वतंत्र हैं और उसका प्रचार करने के लिए भी स्वतंत्र हैं, राइट? लेकिन ये आपको ये अधिकार नहीं दे सकता है कि आप हमारे गले पे जो है ना तलवार रखें और कहें कि मेरे धर्म को मानो, नहीं तो तुम काफिर हो, मैं तुम्हारा सिर जो है ना धड़ से अल्लाह जुदा कर देंगे और हमें जन्नत मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी। आप मुझे बताइए, ये बकवास जो कि ये तकरीरों में कहते हैं, जो कि ये मंदिर और उसमें मदरसों में कहते हैं, ये आर्टिकल 25 का उल्लंघन है कि नहीं है? सही कह रहे हैं। तो यदि उल्लंघन है और हम जो भी अचीव करना चाहे, जैसे हमने बाल ब्याह प्रथा को रोकना चाहा, राइट? हमने SC ST पे जो एट्रोसिटीज हुई उनको रोकना चाहा, हमने जो है ना दहेज को रोकना चाहा, तो हमने क्या किया? एक नियम कानून बनाया। तो एक छोटा सा नियम कानून आर्टिकल 25 को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाना चाहिए ना, कि कोई व्यक्ति किसी के जो है ना हिंसा नहीं कर सकता है, किसी के गले में जो है ना तलवार नहीं रख सकता है। यदि ऐसा करता है तो वो एक जघन्य अपराध होगा, वो संज्ञेय भी होगा, नॉन अवेलेबल भी होगा, 15 से 20 साल की सजा का प्रावधान होगा, राइट? और साथ में संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी होगा। मैं सभी जो है ना दुष्टों को जो है ना चुनौती देता हूं कि किसी की औकात नहीं है कि वो फिर आर्टिकल 25 का वायलेशन कर दे। और साथ में यदि क्राइम फ्री भारत की जो 5 सर्टेनिटी हैं उसके साथ में हमने पैदा कर दिया, तो 45 दिन के बाद जो है ना वो जेल में सड़ने के लिए बेबस हो जाएगा, संपत्ति आप उसकी जब्त कर लेंगे तो देश हित में काम आएगी। बताओ किसी की औकात है कि वो जो है फिर ऐसा कर सके? तो ये हिंदुत्व का ठेका लेने वाले, देखो हिंदुत्व का ठेका लेने वाले कि तुम्हारा धर्म जो है ना खतरे में है, तुम मर जाओगे, मैं ही तुम्हारा मसीहा हूं, लेकिन ये मसीहा जो है आपके हित का एक काम नहीं करेंगे, सिर्फ आपकी भावनाओं को भड़काएंगे, अपना वोट बैंक बनाएंगे, लेकिन आपके फेवर में काम नहीं करेंगे। अदरवाइज बताइए, आपने आर्टिकल 370 हटाया तो एक डोमिसाइल पॉलिसी जो कहती है कि A से D कैटेगरी के सभी जो है जॉब उन्हीं को जो है मिलेंगे जिनकी डोमिसाइल होगी, और डोमिसाइल उनको मिलेगी जो 15 साल से वहां लगातार रह रहे हैं, राइट? इसका मतलब है इट इज ए रिवर्स गेट में आपने जो है ना आर्टिकल 370 तो कर दिया, उसको कर दिया कि नहीं कर दिया? तो एक आर्टिकल हटाया और दूसरा जो है ना आपने डाल दिया। तो ये क्यों किया है बताइए? अच्छा ये बताइए, आर्टिकल 370 प्रेसिडेंट को ये शक्ति देता है कि वो नोटिफिकेशन के आधार पर कोई आर्टिकल है तो उसे वो एग्जिस्टिंग आर्टिकल को जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई कर सकता था, राइट? अब तो खैर आर्टिकल 370 रहा ही नहीं है, लेकिन उस समय, राइट? लेकिन क्या प्रेसिडेंट को ये संवैधानिक अधिकार है कि वो एक काल्पनिक आर्टिकल अपने आप पैदा कर दे और वो भी बाय नोटिफिकेशन? तो आर्टिकल 35A जो नेहरू जी ने दुष्टतापूर्वक, मालूम नहीं क्या रिश्ता था उनसे, उनका शेख अब्दुल्ला से, उसको निभाने के लिए एक फर्जी तरीके से राजेंद्र प्रसाद जी पे दबाव डाल के जो है ना जो नोटिफिकेशन जारी कराया, वो नोटिफिकेशन असंवैधानिक था। आज आपने आर्टिकल 335A को हटा दिया, राइट? लेकिन आपके मुंह से तो एक बार शब्द नहीं निकला कि ये असंवैधानिक कार्रवाई थी। ये बताइए ना क्यों नहीं निकला? और नहीं तो आप मुझे कह दीजिए कि नहीं नहीं प्रेसिडेंट इज प्रेसिडेंट है, वो तो संविधान को जो है ना उसके लिए घर की खेती, जो आर्टिकल जोड़े चाहे जोड़े, कुछ भी करे करे, क्या दिक्कत है? भले जनता के लिए फेवर में हो या ना हो। नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ फेवरेबल नॉन फेवरेबल इसमें तो हम जा ही नहीं रहे हैं। हम इस बात में भी नहीं जा रहे हैं कि नेहरू के शेख अब्दुल्ला से क्या संबंध थे, उन्होंने जो है ना उनको प्राइम मिनिस्टर का वो नाम क्यों दे दिया, उन्होंने उनको संविधान बनाने का क्यों दे दिया, और जिद करके आर्टिकल 370 तुमने डलवाया, तो तुम उस दिशा के हिस्सा हो ना। मतलब संविधान समिति में जो है ड्राफ्ट कमेटी में और कोई तो इसके फेवर में नहीं था, उन्होंने तो जो है ना वो बाइकआउट कर दिया था, वो तो वॉकआउट कर गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो वो आर्टिकल जो है वहां आपकी दुष्टता के कारण पैदा हुआ, नंबर 1 370।
और 35A तो आपने असंवैधानिक तरीके से दबाव बनाकर डाल दिया। और उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है अस्थमा था, इस दुष्ट व्यक्ति ने उन्हें ऐसे जो ना जगह पे रहने के लिए विवश किया कि डाइड बिकॉज ऑफ द अस्थमिक अटैक। अच्छा, हाँ, ये तो सुना है। आप पढ़िए ना, इसमें आपको सब मिल जाएगा आर्टिकल। मैं कोई उस समय था तो नहीं, मैं तो जो है ना जो पढ़ के ही बता रहा हूँ आपको। तो कुल मिला के आप ये बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं कि ये सभी जो है लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं और अपने आप को सत्ता में बनाए रखना ही उनका एक धर्म है। राष्ट्र हित ये वो सब एक ढकोसला है और बियॉन्ड पॉइंट उसको ये बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। और ये इनका वस्त्र छोड़ के हर चीज काली है, इनकी नीयत काली, इनकी सोच काली, इनकी शिक्षा काली है कि नहीं है? अच्छा कह रहे हैं आप। अच्छा, अब अभी तक मैंने जो एनालिसिस की, किन किन चीजों से आपको लगता है कि मेरी एनालिसिस गलत है? इसमें एनालाइज में आपके पॉइंट बहुत सॉलिड हैं और जिसको कि जब चुंबक वाले लोगों को ढूंढना पड़ेगा तभी देश बचेगा। तो बड़ा सिंपल काम है। जो है अभी तक लोग लगे पत्थर वालों से लगे रहे। नहीं, पत्थरों को तो बस पत्थरों को नजरअंदाज कर दो। पत्थर तो गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे जब चारों तरफ ऊर्जा फैल जाएगी। हाँ। तो ये तो लाइन लगा के आपके सामने खड़े होंगे। अब हमें चुंबक वाले लोगों को ढूंढना है, उसी काम में लगे हुए हैं। और वो चुंबक वाले लोग जो लोहा हैं, जो कि ऊर्जाकृत होने की क्षमता रखते हैं, वो कौन लोग हैं मैं वो भी बता देता हूँ। जिन लोगों ने ऑलरेडी अपनी जिंदगी लगाई हुई है किसी ना किसी बड़े अभियान को करने में, समर्पित भाव से, एनोनिमिटी में, बिना किसी लोभ लालच के, ऐसे ढेर सारी संस्थाएं हैं और उनकी ढेर सारी फॉलोइंग भी है। तो यदि हम उन संस्थाओं के पास जाके उनसे बातचीत करें, फोन पे ही बातचीत करें चाहे, और उनको यदि हम जो है ये सब चीज समझाने में, उनको ऊर्जाकृत करने में, चूंकि वो ऑलरेडी लोहा है और ऑलरेडी काफी हद तक ऊर्जाकृत है, तो आपको तो सिर्फ अलाइन करना पड़ेगा और वो ऊर्जा चुंबकीय गुण अपने आप उनके पास आ जाएगा। राइट? तो उनका हर पार्टिकल नॉर्थ साउथ अलाइन होके चुंबकीय गुण हासिल कर लेगा। ये बहुत आसान ये बिल्कुल सही कहा। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट दे दिया आपने सुबह कि अपन ऐसे लोगों को, संस्थाओं को जोड़ना चालू करें जो उस काम में लगे हुए हैं और अच्छे वो निष्काम भाव से लगे और उसकी सूची बनाएं और मात्र 10 लोगों को हम जोड़ें। 9 दिन तक जोड़ेंगे और उनको इसी तरीके से संकल्पित करें। तो आप बताओ, ये बदलाव की अलख जो है, आप ये बताइए। अच्छा, अब अपन ने जीतते कैसे हैं इस पे चर्चा कर ली। राइट? ठीक है ना? तो इनकी जीत तो भ्रम बना के और ढकोसला करके है कि नहीं है? यदि जो आपसे लोग जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के माध्यम से जुड़ेंगे और आपके कहने पे जो थाली रूपी शंखनाद करेंगे, दीपक से प्रकाशित करेंगे और आपके छोटे छोटे वीडियो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से विनय अनुशंसा करेंगे कि भाई साहब इस बात को मान लीजिए, और यदि वो नहीं मानते हैं तो उनको विवश करने के लिए काले झंडे दिखाएंगे और उनसे कहेंगे काले अंग्रेज वापस जाओ, काले अंग्रेज समझ जाओ, काले अंग्रेज बेबस हो जाओ, अन्यथा पराजित हो जाओगे। इस धमकी को, इस व्यवस्था को, इनको जैसे ही चारों तरफ जो है रिज्यूम करिए आपने 100 लोगों को, 100 करोड़ लोगों को यदि आपने जोड़ लिया, तो इसका मतलब है हर घर में 2-3 जो व्यक्ति क्राइम फ्री भारत मिशन के वॉलंटियर होंगे। यदि वो अपने छत पे पहुंच के तो पूरे जो है ना देश में दीपावली नहीं दिखेगी। सही बात है। हाँ, मैं देखिए वो इन दुष्ट भ्रष्ट राजनेताओं की जो है ना हड्डियां नहीं हिला देंगे। यदि ये अंधे हैं तो इन्हें दिखाई देने लग जाएगा, और यदि ये बहरे हैं तो इन्हें सुनाई देने लग जाएगा, और यदि ये दोनों नहीं होते हैं तो वो पराजित हो जाएंगे। सहमत है आपके? नहीं है? सही है। एक्चुअली वो है कि वो वही है ना कि ये इनकी मेजॉरिटी बढ़ती आ रही है, हम लोगों की मेजॉरिटी सही लोगों की कम होती आ रही है। नहीं, एक्चुअली में क्या है कि उसमें हमारी दुष्टता है। हम लोग अपनी छोटी सी सोच लेके उसमें प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, दूसरे से जुड़ना नहीं चाहते हैं। जबकि आपको मालूम है कि आपकी जो है ना 2888 या 89 कुछ जो है ना पार्टियां हैं, और उनमें से जो है ना जिनके ना कभी एक कैंडिडेट जीतता है, तो ये किसके भले के लिए है? आप जो थोड़ा बहुत समाज सेवी संगठन है, जो थोड़ा बहुत अच्छा काम कर जस्ट ए मिनट,
जो समाज सेवी संगठन है जो थोड़ा बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं, उसके बेनिफिशरीज कितने हैं? तो ऐसा करता हूँ सर, मैं आपसे मैं मिलता हूँ। हाँ। मैं बेंगलुरु में हूँ और फिर क्या है कि मैं सूची बनाता हूँ ऐसे लोगों की, छोटी छोटी पार्टियों की जो हेड बने हुए हैं, और तुम कितना चाहते हो, तुम किससे लड़ोगे, तो पहले एक सबको मिलकर एक ही चुम्बक में जोड़े। ये मेरे को आज सुबह सुबह नया फॉर्मूला मिल गया। चलिए तो चलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे लोगों को संस्था बना के जो निष्कामभावी पार्टियां लगी हुई हैं उनको जोड़ना। और दूसरी बात ये है कि उनको पार्टी में पैसे नहीं, एक चीज इसमें हम आपको और बताना चाहते हैं। हाँ। कि वो जो काम कर रहे हैं वो उसी को करते रहें। हाँ। हमारा समर्थन है, केवल एनर्जी लेवल पे हमारे साथ जुड़ जाओ, और जब हम थाली बजाने के लिए कहें तो थाली रूपी शंख बजा देना, जब हम कहें दीपक जला देना, और जब हम कहें कि इन दुष्टों को हराना है तो जो 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 क्राइम फ्री भारत के जो वॉलंटियर्स होंगे, जो 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 ऊर्जावान लोग होंगे, उनको जिता देना, बस हो गया। तो आप यहाँ पे जो धूर्तता पूर्वक एक फर्जी जो है ना एक आभा मंडल क्रिएट करके जीत रहे हो, क्या वो लोग जो है कमिटेड संकल्पित लोगों को के सामने बेबस नहीं हो जाएंगे? और जब हम अपने लोगों से कहेंगे कि ये फ्रीबी बांटने आए तो ले लीजिए, दारू बांटने आए और पीते हो तो ले लीजिए, लेकिन इन दुष्टों को वोट नहीं देना है, ले लो, देना नहीं है। चलिए अभी देखिए, केजरीवाल इतनी दुष्टता कर रहा है, इतनी मक्कारी और बदमाशी कर रहा है। केजरीवाल तो बहुत ही ज्यादा कर रहा है, बहुत ही ज्यादा। अच्छा, आप ये देखिए कि इसके बावजूद भी लोग बाग कांग्रेस और भाजपा से इतने दुखी हैं कि इसको फिर भी ऑप्शन दे रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कुछ तो विकल्प है। तो यदि क्राइम फ्री भारत मिशन उनको एक विकल्प दे देगा, और वो भी संकल्पित विकल्प, और वो भी दृढ़ता के साथ के जो है ना हम चीजों को बदल देंगे, तो मुझे लगता है कि यदि हम इस ढंग से प्रयास करते रहेंगे जिसमें ना आपको चंदा देना है, ना आपको कहीं जाना है, तो सिर्फ एनर्जी लेवल पे यदि हम नहीं जुड़ते हैं तो हम पत्थर के साथ साथ दुष्ट भी हैं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मतलब पत्थर तो एक अपने प्रयोजन के लिए हो गया, लेकिन ये हमारी खुद की दुष्टता को भी दिखाता है कि जब आपका कुछ जा नहीं रहा है और इतनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं और फिर भी नहीं आप करना चाहते हैं, तो आप दुष्ट हैं, और आपको जो है यही गुलामी के लिए आप जो है अधिकृत हैं, आप सच में गुलाम हैं, क्योंकि आपका चरित्र गुलामी का है। नहीं, हाँ सही कहा। अदरवाइज जो है ना नेहरू जी की हिम्मत हो गई, और अभी तक 75 साल में आप अपने आप को विद्वान कहते हैं, आपको ये समझ में नहीं आया कि दुष्ट नेहरू ने आपके ऊपर अंग्रेजों के जो उन्होंने नियम कानून भारतीय गुलामों को अपमानित, शोषित और शासित करने के लिए बनाए थे, वो आपके ऊपर बिना कॉमा फुल स्टॉप बदले थोप दिए, और आप अपने आप को विद्वान कहते हैं। दूसरा जो है, उन्होंने वो व्यवस्था जो कि अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए लॉर्डशिप कॉन्सेप्ट के साथ बनाई थी विद जीरो अकाउंटेबिलिटी, वो आपके ऊपर एज इट इज थोप दी, और आप अपने आप को विद्वान कह रहे हैं। इसीलिए हमारा मेन पॉइंट हमारा भारतीय स्वास्थ्य सेना का, और ये मेन पॉइंट यही है कि संविधान को बद फेंकना, बस मेन तो पॉइंट। मैं ये कह रहा हूँ, आप ये लोगों को मालूम ही नहीं है कि 7 लोग जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने एक ड्राफ्ट का संविधान बनाया था, और ड्राफ्ट कमेटी वो संविधान पर ही 3 साल तक चर्चा करती रही, और नेहरू जी जिन्होंने इसे बनाया था, उन्हें इतना अपने ऊपर भरोसा नहीं था कि प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण काम, और वो भी जो ना जस्ट स्टार्टेड डेमोक्रेसी में, फिर भी उन्होंने हर जो है ड्राफ्ट कमेटी की मीटिंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्योंकि उन्हें डर था कि जो उन्होंने संविधान के प्रोविजन अंग्रेजों के हित के लिए बनाए थे वो कहीं ड्रॉप ना हो जाए। यही कारण है कि 370 जो है ना, मालूम नहीं शेख अब्दुल्ला से उनके क्या संबंध थे, उसको निभाने के लिए व्हाई ही वेंट आउट ऑफ द वे। जब वो विदेश जा रहे थे तो सरदार पटेल को उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं, ये तुम्हारी व्यक्तिगत जिम्मेवारी है कि 370 इसमें सम्मिलित हो जाए। और सरदार पटेल को मालूम था कि कोई इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने कहा भैया दादा मान लो यार, ये तो अस्थायी क्लॉज है, तो फिर उसमें लिखना भी पड़ा कि इससे टेम्पररी क्लॉज। ये आपको कहना है कि हमारा संत सम्राट उस नेताजी का मेरा मेन समझना है कि तब तक संविधान फेंका नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। जो आपकी जितनी भी चीजें हैं ये संविधान से ही जुड़ी हुई हैं। आप तो संविधान अकेला कह रहे हैं, हम तो संविधान के साथ साथ नियम कानून कह रहे हैं। नैतिकता
प्लस नैतिकता हमारे देश के भारतीयों में नैतिकता नहीं है, किसी में बिक जाते हैं, शराब में बिक जाएंगे, कैसे बिक जाते हैं, तो वो नैतिकता देखिए मेरा ये कहना है कि उन्हें और कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है, उनकी आपने स्थिति इतनी खराब कर दी है, बेचारे गरीब हैं, अब गरीब हैं और दारू पीने की लत लगा दी है, तो ऐसे दयनीय व्यक्ति को आप कुछ कहें अनैतिक नैतिक कहें तो हमने नैतिकता के लिए, आप ये बताइए, आप हमारी यदि नैतिकता बड़ी थी तो क्या हमने उनको एजुकेट किया? नहीं किया हमने। हमने जो हमारे देश का इतिहास बदल दिया गया इन चाटुकारों के द्वारा, हम अपने आप को विद्वान कहते हैं, हम इस अपने देश के लोगों को जागरूक कर पाए कि आपका इतिहास बदल रहा है। एक मुद्दा है, और आप ये बताइए ना, उस बदले इतिहास को जो है ना जर्नल स्टडीज में लिख के आप सिविल सर्विसेज में भी आ गए और आपने पूरी नौकरी भी कर ली, और इसके बाद भी जो है ना आपने पब्लिक को बताया कि जो है ना ये सब जो है ना आपका इतिहास बदल दिया गया, आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप दिए गए, आपको जो है ना व्यवस्था जो है वो लॉर्डशिप वाली, जो गुलामों पे शासन करने के लिए व्यवस्था थी, वो जो है ना कर दी है। आज एक पटवारी, क्या जिम्मेवारी है उसकी कोई? वो चाहे गलत नामांकन करे, चाहे ये करे, चाहे वो करे, आप साले उसके गलत निर्णयों को झेलते झेलते आप बर्बाद हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते बर्बाद हो जाएंगे, आपको जो है ना वो नहीं मिलेगा। आप ये बताइए, जो भी संज्ञेय अपराध हैं, दे आर क्राइम अगेंस्ट द गवर्नमेंट, डू यू नो? आप जो कोर्ट में चलते हैं तो उसमें लिखा जाता है सो एंड सो वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिस, राइट? स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। आपने देखा ही होगा मेरे ख्याल से, जो जजमेंट वगैरह होते हैं उसमें यही लिखा रहता है, राइट? हाँ। तो जो भी अपराध हैं अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट है, जो विक्टिम है ही इज वन ऑफ द विटनेस। यदि मान लो मुझे किसी ने खंजर घोंपा है तो इट इज ए क्राइम अगेंस्ट द गवर्नमेंट, नॉट अगेंस्ट मी। आई एम वन ऑफ द विटनेस एंड मे बी वन ऑफ द विक्टिम आल्सो, राइट? अब एक अदने से हवलदार की हिम्मत होती है कि जो अपराध जो है स्टेट के अगेंस्ट है, साला वो उसे लिखने के लिए तैयार नहीं होता है। कैसा लॉर्डशिप वाला सिस्टम आपने पैदा किया। और हमें तो अपने विद्वानों से जो है ना ज्यादा तकलीफ है कि वो जो है अपनी विद्वत्ता को जो है इनके गुणगान में जो है ना व्यतीत करते हैं और डरे हुए प्राणी रहते हैं। इनके मुंह से जो है, मैं तो देखता हूँ इतने बड़े ब्यूरोक्रेसी से आई एम कनेक्टेड विद एवरीबडी, मैं किसी को भी अपने तरफ खड़ा हुआ नहीं देखता हूँ। इसी में तो लगे हैं हम 20-25 साल से। नहीं, लेकिन आपके पास यदि इंटीग्रेशन वाला मॉडल होता तो आपको इतना समय नहीं लगता। हम तो कह रहे हैं कि यदि हम लग जाएं तो 2024 में इस विधा को बदल देंगे। नहीं, लेकिन हम सिर्फ जो है ना, जो हम कह रहे हैं आप कर दीजिए, बताइए कि हम कैसे नहीं बदल जाएंगे। बिल्कुल 2 मिनट में बदलेंगे। और फिर जो है मैथिली शरण गुप्त की सोच, मैथिली शरण गुप्त की टेक्नोलॉजी, मैथिली शरण गुप्त के ड्राफ्ट कानून, तो हम इनसे थोड़ी निवेदन करेंगे। नहीं। हम अपने लोगों को जिता के जो है ना उनके माध्यम से बदलाव करेंगे। ये तो जो है ना काली चमड़ी के लोग हैं, ये तो जो है ना दुष्ट लोग हैं, ये तो जो है मुद्दों को यूज करते हैं लेकिन आपके मुद्दों को सॉल्व नहीं करना चाहते हैं। सही कहा। नहीं, आप बताइए, नहीं तो जो है ना, जब आपका संविधान कह रहा है कि नोबडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस और इलेक्शन लड़ते हो, तो फिर आप कैसे हमको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो? हाँ, तुम उसी पे इलेक्शन लड़ते हो। हाँ, उसी पे इलेक्शन लड़ते हो, उसको डिस्क्रिमिनेट करते हो और ये करते हो, तुष्टिकरण के जो ना एजेंडा पॉइंट रखते हो। हमारे विद्वान लोग ये नहीं कहते हैं कि साहब इट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आधे घंटे फिर लगाता हूँ सर फोन। चलिए, नहीं, अपन बाद में बात करेंगे। अपने मेरे ख्याल से बातचीत का जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। मुझे लगा कि आप 30-35 साल से इस व्यवस्था में लगे हैं। यदि मैं आपको ऊर्जाकृत करके सही दिशा दे दूंगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। नहीं, करता हूँ सर। मैं तो आपसे वो हूँ, मगर जब ऐसा कुछ नए आइडिया मिले तो तुम लोग वालों को ढूंढना है बस। करेक्ट। और जो है ना, आपने अभी तक शायद वो हमारा ऐप का ज्वाइन नहीं किया ना? कौन सा? क्राइम फ्री भारत मिशन थ्रू ऐप हमने ऐप लॉन्च कर दिया है ना, क्राइम फ्री भारत मिशन का। कुटुंब ऐप से मैंने सर देखा नहीं, मैं देखता हूँ, देख के बताता हूँ। मैं आपको अभी भेज रहा हूँ और मैं आपको व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा और आपको जो है SMS से भी भेजता हूँ। ठीक। और आज से लोगों को जोड़ना चालू करो उसमें। ठीक। राइट। तो जिन लोगों को आज आप जोड़ोगे ना, कम से कम वो कल से जो है ना उसमें लोगों को जोड़ना चालू करेंगे ना। ठीक, वो भेज दीजिए मेरे को। राइट, मैं अभी करता हूँ। राइट। जय हिंद, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत, हम होंगे कामयाब बहुत जल्द। जय सनातन। जय सनातन।